हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 6 के मैथ में हम लोगों ने पिछले लेसन में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था और हमारा जो लेसन था वो लेसन नंबर 2 का 2.1 चल रहा था। ठीक है, लेसन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों को पिछली क्लासेस बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने बोला था आप लोगों को कि ये क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके करेंगे। डायरेक्ट जो कभी भी क्वेश्चंस दिया रहता है सत्य असत्य आप लोग डायरेक्ट टिक कर देते हैं, लेकिन वो रियल में क्या है, कैसे है, क्यों है, कैसे आया है, हम लोग एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से समझेंगे, तभी हम लोग सत्य और असत्य टिक करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 8वें के पहले में, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला वाला दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं पहले उसको पढ़ेंगे। तो उसमें दिया हुआ है आपका क्या, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, इसकी बात किया है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो 8वें का जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसको अगर आप ध्यान से देखिए, बोला क्या है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या ये सही है? नहीं। तो ये क्या है, पहला असत्य है। रीज़न क्या है? चूंकि आप यहाँ लिखेंगे क्या कि चूंकि जो शून्य है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है आपका, पूर्ण संख्या है, जबकि शून्य क्या है आपका, प्राकृतिक संख्या नहीं है। और आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, जबकि शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम शून्य को प्राकृतिक संख्या कैसे मान सकते हैं? शून्य हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी हम क्या कहेंगे कि पहला वाला हमारा क्या है, असत्य है। और अब हम दूसरे वाले की तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 400 जो है वो संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो निकाल के देखते हैं, 399 का पूर्ववर्ती निकालिए। 399 का पूर्ववर्ती का मतलब क्या है कि 399 के पहले एक, इसमें से एक घटाना पड़ेगा, तो 9 में से एक गया 8, ये हो जाएगा 9। तो 398 आ गया। तो क्या 399 का पूर्ववर्ती संख्या 400 है? नहीं, ये 399 का क्या है, अनुवर्ती संख्या है। तो अगर हम यहाँ निकालें तो 399 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में एक जोड़ेंगे 10, हासिल 1, 9 1 10, हासिल 1, 3 1 4। तो ये क्या हो गया आपका, 399 का क्या है, अनुवर्ती संख्या है। इसने क्या बोला है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। अतः ये क्या है आपका, दूसरा वाला भी क्या है, असत्य है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आता जाए कि क्या ये सही में सत्य है या नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। लिखिए यहाँ, शून्य क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जो भी ये कहा है ये बिल्कुल सत्य कहा है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो है, मैं यहाँ पे ऐसे से करती जा रही हूँ ताकि आप अच्छे समझते जाएंगे कौन सा असत्य है और कौन सा सत्य है। जो शून्य है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल छोटी पूर्ण संख्या है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये सत्य है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे आगे बहुत सारी संख्याएं आएंगी। तो इन पूर्ण संख्याओं का जो हमने सीरीज ले रखा था उसमें क्या है, अगर हम 0 को देखें तो 0 सबसे पहले आता है, अर्थात 0 के बाद कोई छोटी संख्या नहीं है। तो शून्य क्या है, सबसे छोटी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये बात क्या है, सत्य है। अब हम क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला है कि 600 जो संख्या है वो क्या 599 का परवर्ती है। अब ध्यान से देखिए, 599 का परवर्ती, परवर्ती का मतलब क्या है, वो पूर्ववर्ती था, ये परवर्ती है। परवर्ती मतलब होता है दूसरा, दूसरा मतलब जस्ट आगे, पर मतलब होता है दूसरा या फिर आगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, अनुवर्ती या परवर्ती। तो 599 का अनुवर्ती निकालिए। इसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, यहाँ हासिल बचेगा 1, 9 1 10, 5
यहाँ एक हासिल बचेगा, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। इस तरीके से हमारा जो 600 है ये क्या है, संख्या हमें मिल गई। ये 599 का अगर हम परवर्ती बोले या अनुवर्ती बोले वो तो क्या हो जाएगा हमारा 600। अर्थात जो हमारा क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा 600 क्या है, संख्या 599 का परवर्ती है, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सत्य। अब क्वेश्चन नंबर ई की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोला है, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या बोला है, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, इसकी बात किए हैं। तो अब आप यहाँ देखें क्या बोला है, सभी प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम यहाँ पे देखें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आगे आती जाएंगी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी आगे आती जाएंगी संख्याएं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। और क्या बोला है कि प्राकृतिक सभी, किसकी बात की, सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात की है। वो क्या है, क्या पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण की बात अगर हम करें तो पूर्ण का मतलब है कि ये प्राकृतिक संख्याएं ये हमारी प्राकृतिक हो गई, ये हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। अब अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में क्या होता है आपका, ये संख्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी, ये तो फिक्स है। ठीक है, ये संख्याएं रहेंगी प्राकृतिक, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 0 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से जो बोला है, जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं तो पूर्ण संख्याओं में तो आ ही रही हैं ना, पूर्ण संख्याएं हैं पूछा है। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी ये तो पूर्ण में भी आ रही हैं। तो पूर्ण में आने का मतलब क्या है कि अगर हम कहें कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं तो बिल्कुल होती हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो ई वाला क्वेश्चन नंबर है वो हमारा सही है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर यफ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यफ पे क्या बोला है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर यफ में क्या बोला है, ये तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये बात तो सत्य हो गई। अब बोला है कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये बात तो हम मानते नहीं हैं क्योंकि ये हमारा असत्य है। अब हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट। ठीक है, और पूर्ण संख्या की बात करें तो हमारी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 भी इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो 0 को इंक्लूड करेंगे तो 0 हमारा आ जाएगा, बाकी की प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। अब मुझे एक बात यहाँ एक चीज़ बताइएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलिए ठीक है, सभी पूर्ण की बात करें तो 1 2 3 4 ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक में तो आ रही हैं। क्या 0 भी प्राकृतिक संख्या में आती है, 0 प्राकृतिक संख्या में आती है, नहीं, 0 हमारी प्राकृतिक संख्या में बिल्कुल भी नहीं आती। इसका मतलब जो भी स्टेटमेंट दे रखा है क्या कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ये बिल्कुल असत्य है। जबकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। आप लोग अभी छोटी क्लासेस में हैं इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे लगते होंगे, लेकिन अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो इनमें आपको अंतर समझ में आएगा। और ये बहुत ही बारीकी वाले क्वेश्चंस हैं जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये आगे जाके हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ तक कर लिए हैं। एफ के बाद क्वेश्चन नंबर जी को देखिए। क्वेश्चन नंबर जी क्या बोला है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का, क्या बोला है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का। तो हम क्वेश्चन नंबर जी को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जी में बोला है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती क्या है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती क्या है, 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्या, कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी में यही बोले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जी को आप ध्यान से पढ़िए। बोला है 2 अंकों की पूर्ण संख्या,
तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या का मतलब क्या है कि 2 अंकों की मतलब ये है कि अभी तक हम जो संख्या लेते थे 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले लेते थे। अब 2 अंकों की पूर्ण संख्या का मतलब है कि ये एक एक अंक वाली संख्याएं हैं। अब जो भी संख्या हम लेंगे वो 2 अंक वाली लेंगे। जैसे अगर हम चाहें तो 10 ले लें, चाहे तो 11 ले लें, या तो 12 ले लें, या फिर 41 ले लें, 91, कुछ भी ले सकते हैं। परंतु अभी हम सिर्फ 2 अंकों की बात किए हैं। अब क्या है पूर्ण संख्या, तो ये तो पूर्ण संख्या है ही। आगे क्या बोला है, पूर्ण संख्या का क्या है, पूर्ववर्ती। मतलब कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लीजिए और उसका पूर्ववर्ती निकालिए, तो क्या एक अंक की संख्या बनेगी। इसने डायरेक्ट बोल दिया कभी नहीं हो सकती। क्या बोल दिया, एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो आप लोगों को क्या देख के ऐसा लग रहा है, जैसे अगर हमारा संख्या 11 की बात किया है, तो 11 का अगर हम पूर्ववर्ती निकालेंगे, ठीक है, 11 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो हम 11 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा तो 10 आ गया। तो ये तो हमारा 2 अंक का हो गया। लेकिन इसने क्या बोला कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का क्या निकालना है, पूर्ववर्ती निकालना है, और संख्या हमारी कैसी आनी चाहिए, 1 अंक की आनी चाहिए, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं मानती इस चीज़ को, क्योंकि ये असत्य है। अब देखिए हमने एग्जाम्पल भी ले लिया, 11 की बात की है, तो 11 का पूर्ववर्ती निकाले हैं, 11 में से हमने 1 को घटा दिया है तो हमारा पूर्ववर्ती 10 आ गया, जो कि 2 अंक का है। तो अब एक बात ये बताइए, क्या 10 हमारा 2 अंकों की संख्या नहीं है? 10 भी तो हमारा 2 अंकों का ही पूर्ण संख्या है। अब अगर हम 10 का पूर्ववर्ती यहाँ पे निकालें, तो 10 का पूर्ववर्ती हम निकालेंगे और 10 में से हम 1 को घटा दे रहे हैं, ठीक है। 10 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आया, 9। तो एक, क्या यहाँ हमारा जो 9 है वो 1 अंक की संख्या नहीं है? 9 हमारा क्या है, 1 अंक की ही संख्या है ना। अगर हमारा 9 1 अंक की ही संख्या है तो कैसे ये चीज़ हमारा सत्य हो सकता है? जो ये दिया है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती क्या है, 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकती है। और वो संख्या क्या है, हमारा 10 है। अगर हम 10 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो सदैव हमें 1 अंक की ही संख्या मिलेगी। तो आपका एग्जाम्पल वो ये आपका असत्य माना जाएगा, और एग्जाम्पल के तौर पर आप इस संख्या को आसानी से लिख के किसी को भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जी तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एच की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एच में बोला है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसकी बात कर रहा है। अब एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसका क्या मतलब है, हम अगर इसकी बात करें तो आपको पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है कि पूर्ण संख्या में अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। लेकिन इसने क्या बोला है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, हमारा असत्य है। क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आई है, इसमें क्या है, प्राकृतिक कोई संख्या है, प्राकृत संख्या 1 है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 है, 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ठीक है। इसकी बात किया है। अब संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो आप मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, क्या हम 1 का पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं? सोच के अगर आप देखिए तो क्या हम लोग 1 का पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारा पुराना प्रोसेस वही है कि हम 1 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। तो 1 के पहले जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब 0 आ जाएगी तो जो आपका 0 है वो तो आपका पूर्ण संख्या हो गया। तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये तो असत्य है। क्योंकि 1 का प्राकृतिक संख्या 1 जो है उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब देखिए अगर प्राकृतिक संख्या का बात किया है तब तो ये सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो सिर्फ 1 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या का बात करेगा तो 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। अगर वही पूर्ण संख्या की बात करेगा तो पूर्ण संख्या में तो भाई 0 आता है, तो पूर्ण संख्या की बात करेगा तो वो बात सही है। इसने क्या बोला, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से ही ना स्टार्ट होती है, तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब अगर हम जे वाला क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन नंबर जे में क्या बोला है, देखिए इसको हम इसीलिए यहीं लिख रहे हैं। बोला है पूर्ण संख्या, क्या चीज़,
पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब देखिए, अब इन दोनों क्वेश्चन में जरा सा अंतर है, ये चीज़ बिल्कुल असत्य है। अब असत्य कैसे है? बोला किसका है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या एक है। अब एक में से अगर हम एक को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ज़ीरो। ज़ीरो पूर्ववर्ती संख्या है, किसकी है? ज़ीरो भी तो हमारी संख्या, एक का पूर्ववर्ती संख्या तो ज़ीरो आया ना, लेकिन किसका? पूर्ण संख्या का, क्योंकि पूर्ण संख्या में ज़ीरो हमारा माना जाता है। इसलिए जो ये हमारा कथन कहा गया है या जो ये स्टेटमेंट बोला गया है, ये बिल्कुल भी असत्य है। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल असत्य मानेंगे। जबकि प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो प्राकृतिक संख्या में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? सत्य हो जाएंगी। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जे तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर के की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर के में क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर के में बोला है, क्वेश्चन नंबर के बोला है पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या है जिसको क्या बोला गया है? 13। ये क्या है? संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। पूर्ण संख्या है, संख्याओं किसके बीच में? 11 और 12 के बीच में स्थित है, ठीक है। 12 के बीच में स्थित है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, संख्या किसकी बात की है? 13 की। तो आपको पता है 11 यहाँ है और 12 यहाँ है, ठीक है। 11 और 12 के बीच में क्या है? पूर्ण संख्या 13 है, रख दीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या 11 के जस्ट बाद 13 आता है? बिल्कुल भी नहीं, 11 के बाद 13 नहीं आता है। तो क्या 11 और 12 के बीच में 13 स्थित है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में हमेशा रहेगा कि 11 और 12 के बीच में 13 आता है, क्योंकि 11-12 के बाद 13 आता है। जल्दबाजी में अगर आप करेंगे तो इसको आप सत्य करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर एल की तरफ चलते हैं। एल में बोला है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती नहीं होता। अब देखिए, वहाँ पे एक का बात किया था, यहाँ पे किसकी बात की है? पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। तो जाहिर सी बात है, पूर्ण संख्या जो 0 है वो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। तो आप लिखेंगे 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जो ये कथन कहा गया है ये क्या है? सत्य है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यम। इसमें बोला है 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती। 2 अंकों की एक संख्या लेंगे, उसका परिवर्ती निकालेंगे। वो क्या है? सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। जब भी सदैव की बात करेगा तो आप जान लीजिए कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घोटाला ज़रूर है। अब क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये क्या बोले? 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या आप 10 से 11 से लेके कुछ भी यहाँ तक 99 तक आप मान सकते हैं, कोई सी भी संख्या, क्योंकि सब में 2-2 अंक हैं। अब क्या बोला है? हमने 10 भी ले लिया है और 99 तक भी ले लिया है, तो इसके बीच में सारी संख्याएं आ जाएंगी 2 अंक वाली, ठीक है। अब क्या बोला है? क्योंकि इसमें 2 अंकों की ही बात किया है, इसका क्या निकालना है? हमें परवर्ती निकालना है। तो परवर्ती का मतलब है हम क्या निकालेंगे? अनुवर्ती। एक जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। अगर हम यहाँ 99 में एक जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया? 100, ठीक है। अब क्या बोला है? जो परवर्ती निकालेंगे वो सदैव क्या होगी? 2 अंकों की एक संख्या होती है। क्या ऐसा रियल में है? हमने जब 10 का अनुवर्ती निकाला या परवर्ती निकाला तो 11 आ गया, और 2 अंकों की संख्या तो 99 भी थी ना। इसका जब हमने अनुवर्ती निकाला तो ये 3 अंकों की संख्या आ गई। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो कथन कहा है वो बिल्कुल असत्य कहा है, वो सभी के लिए लागू नहीं होता है। सदैव तो 2 अंकों की संख्या हमारी नहीं आए, 2 अंकों की संख्या तो आएगी, लेकिन हमारी एक संख्या ऐसी बच रही है जो 99 है, वो भी तो 2 अंकों की है। अगर हम उसका जो है निकालेंगे, क्या अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या निकालेंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी? 3 अंकों की संख्या आ गई। तो ये हमारी कितनी आ गई? 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या। तो इससे क्या पता चलता है
कि अगर हम 2 अंकों की संख्या का अनुवर्ती या परवर्ती निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो सदैव 2 अंकों की ही संख्या है, वो 3 अंकों की भी संख्या आएगी। ऐसा 99 में जब हम 99 का अनुवर्ती संख्या निकालेंगे तो हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सत्य असत्य वाला जो भी रहा करे, कभी भी आप कहीं से भी पढ़िए तो आप हमेशा उस चीज़ को क्लियर करके रखिए कि क्या हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको मिले तो आप हमेशा उसको समझने की कोशिश किया करिए, क्योंकि बिना समझे लगाएंगे तो आगे चल के आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपको बाद में परेशान करें तो उससे बेटर है आप उसे पहले से ही सॉल्व कर लीजिए। और मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आप लोग 6 क्लास में हैं, आप लोग मैथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किए रहेंगे अभी, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत कम मेहनत की ज़रूरत है। आप कम से कम टाइम में एक अच्छी सी नौकरी आसानी से पा सकते हैं। तो चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो इसमें वो यहीं पे ही क्लियर हो जाए, आगे जाके वो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम ना बनने पाए। तो आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में या अगले दिन हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे। नया लेसन है आपका प्रश्नावली 2.2। इसमें क्या है कि हम लोग क्या होता है कि जब भी बड़ा बड़ा जोड़ या गुणा हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग डर जाते हैं कि कैसे हम लोग इतना जल्दी जल्दी करेंगे। तो इस गुणा को करने का हम लोग एक आसान तरीका है, या फिर इसमें अंकों के साथ ही अंकों को ही हम बहुत ध्यान से देख के उसको हम बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रश्नावली 2.2 है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग अगली क्लास को बहुत ही ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जहाँ भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम लोग आगे के क्लासेस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।